अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 8। आज के लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उनमें से कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एक, आप दिस का कीवर्ड कब यूज़ कर सकते हो और इसका फ़ायदा क्या है। अभी तक जितना हमने डाटा पढ़ा है उसमें से हम लोग देखेंगे कि दिस का वर्ड हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि फाइनल वेरिएबल्स कौन से होती हैं, क्योंकि अभी तक हम वेरिएबल्स बनाते हुए आए हैं। इनमें से फाइनल वेरिएबल अगर हम कोई बनाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स, अभी तक हमने स्टैटिक वेरिएबल को पढ़ा था जो शेयर्ड रिसोर्स होता है। तो फिर हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अगर हमने बनाए हैं तो उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, वो हम एग्जांपल के साथ देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन इसको डिटेल में ना, कि दिस कीवर्ड आपके पास क्या होता है। वैसे अगर हम देखा जाए तो दिस का क्या मतलब आपको लग रहा है? दिस का मतलब है करंट, मतलब दिस, ये इस लोकेशन के ऊपर। तो एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन, और इसका नाम हम देते हैं लेक्चर 8। ये आपके पास मेन क्लास हो गई, फिनिश। ठीक है, ये आपके पास मेन क्लास बन गई जिसका नाम था लेक्चर 8, उसमें मेन फंक्शन आ गया। हम एक और क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, इसका नाम देते हैं मैथ क्लास। इसका नाम हमने दिया मैथ क्लास, और बाकी सिंपल सारा कुछ रहने दिया, फिनिश किया। अब आप देखें तो आपके पास ये मैथ क्लास बन गई पब्लिक टाइप की। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो अभी हमने दिस, चलो पहले हम देखते हैं क्लास में हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। फंक्शंस होंगे तो वो हम इस लोकेशन पे बना लेंगे, और कंस्ट्रक्टर अगर है तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ वेरिएबल्स बनाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारे पास इंट num1, एक है वेरिएबल इंट num2, एक है हमारे पास रिजल्ट। ये हमने तीन वेरिएबल्स बना लिए इंट टाइप के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स को हमें क्या रखना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए, डाटा हाइडिंग। ठीक है, आप लोगों ने ये वेरिएबल्स बना लिए। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक टाइप का। मैथ की क्लास है तो साफ बात है इसमें मैथ के फंक्शंस होने चाहिए। पब्लिक फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड, और इसमें हम लेके आते हैं इंट ए इंट बी। पब्लिक डाटा रिटर्न टाइप भी बतानी है, वॉइड ऐड, ये चीज़ ठीक होगी बात। अब मैं इस यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं ये बोलता हूँ अच्छा ऐसा करो कि num1 को ए असाइन कर दो, num2 को बी असाइन कर दो, और रिजल्ट में num1 प्लस num2 कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको ये समझ आ गई कि फंक्शन बनाया उसमें आपने ये काम कर लिया। लेकिन बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है दिस को समझना। तो अगर आपके पास ये इंट ए बी की जगह आपने नाम रख दिया num1 और यहाँ पे नाम रख दिया num2, ठीक होगी बात। अब मुझे ये बताना है, आप लोगों ने ये देखा इधर मैंने लिखा num1, यहाँ पे मैंने रखा num2। अब num1 लोकल लेवल पे भी है, num1 इस लेवल पे भी, क्लास लेवल के ऊपर भी है। ठीक है, अब आपको वो क्या कह रहे हैं, num1 इज नॉट यूज्ड, कि आपके पास num1 तो कहीं पे यूज ही नहीं हुई। ये num1 कौन सा है, जो क्लास लेवल पे है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो स्कोप है इस फंक्शन का, इसने देखा num1, तो num1 लोकल लेवल पे बना हुआ था, इसने लोकल num1 को यूज कर लिया, num2 लोकल num2 को यूज कर लिया। मतलब ये num1 इक्वल है इसी num1 के, मतलब ये दोनों num1 एक ही है। लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो, फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है वो तो यूज हो, लेकिन उसका डाटा असाइन किसको होना चाहिए, क्लास लेवल पे। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट, मैंने लिखा दिस डॉट num1। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये यूज नहीं हुआ। इसको हम बिल्ड कर लेते हैं एक दफा, तो आपके पास
चलें इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा इधर लिखा है दिस डॉट नम वन इक्वल्स टू नम वन, इसका क्या मतलब हुआ? दिस डॉट नम वन, इस क्लास में जो नम वन है उसमें कौन सी वैल्यू असाइन कर दे? ये वाली जो लोकल नम वन है। इसी तरह मैं क्या कहता हूँ, दिस डॉट नम टू में कौन सी वैल्यू असाइन कर दे? ये वाली नम टू, ठीक है। और साफ बात है जब इन दो में वैल्यूज असाइन हुई हैं तो इन्हीं दो को हम लोग फिलहाल प्लस करते हैं, दिस डॉट नम वन और दिस डॉट नम टू, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अगर अब आप ये देखो तो नम वन से भी हट गया, ठीक है, और नम टू से भी हट गया कि आपके पास ये वेरिएबल यूज नहीं हो रहे थे, पहले आपको ये मैसेज आ रहा था, अब ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस का कीवर्ड क्या करते हैं, अगर वेरिएबल्स के नाम सेम हो तो दिस का कीवर्ड जो है क्लास लेवल पे ले जाते हैं, आपको क्लास लेवल के वेरिएबल्स को एक्सेस करवाते हैं। और अगर आप दिस का कीवर्ड नहीं लिखोगे तो वो लोकल लेवल के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक होगी बात। तो इसको आप क्या बोल दोगे कि जो है ना, अगर आप लोकल एक सेम नेम के वेरिएबल्स बनते हैं तो लोकल वेरिएबल को पहले यूज़ किया जाता है, अगर आप दिस का कीवर्ड लगाते हो तो वो क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया दिस का। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास था फाइनल वेरिएबल्स, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा प्राइवेट फ्लोट, या डबल कर लेते हैं डबल, और एक आपके पास होता है सिंबल कांस्टेंट यूज होता है पाई, ठीक है। तो मैंने पाई लिखा और इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिलहाल 3.14। अच्छा अब क्या इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थ्रू आउट प्रोग्राम? नहीं, पाई की वैल्यू सेम रहती है जो भी होती है, ठीक है। या जी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसका जो आपका कांस्टेंट है वो भी सेम रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब इस टाइप के वेरिएबल्स को आपको फाइनल बना देना चाहिए। मैंने प्राइवेट फाइनल डबल पाई इक्वल्स टू 3.1 लिख दिया। अब फायदा क्या होगा, सपोज करो मैं इस फंक्शन में आता हूँ, पाई इक्वल्स टू चेंज कर देता हूँ, तो वो आपको चेंज नहीं करने देगा। वो क्या बोलेगा कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, मीन्स कि एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक होगी बात। तो कांस्टेंट बन गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आगे थ्रू आउट एप्लीकेशन ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आपने अगर फाइनल या कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है तो आपको वैल्यू असाइन करना ज़रूरी है, तो इसमें ये चीज़ नहीं है। अगर आप ये चीज़ लिखते हो प्राइवेट फाइनल डबल पाई, और हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, हमने बेसिकली बनाया नहीं है तो ये हमें नहीं करने देगा, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक मैथ क्लास, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब आपने एक चीज़ देखनी है, ये मैंने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, और यहाँ पे देखो अब आपको एरर नहीं आ रहा, प्राइवेट फाइनल डबल पी आई, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसको असाइन करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो आप तब भी कर सकते हो। अदरवाइज जो सी लैंग्वेज है उसमें अगर आप कांस्टेंट बनाते हो तो वो कहता है यहाँ पे वैल्यू असाइन करो। अच्छा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कोई करता हूँ तो फिर मैं कांस्टेंट में दोबारा वैल्यू, कंस्ट्रक्टर में या कहीं पे भी दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट सिर्फ एक दफ़ा होगी स्टैटिक वेरिएबल्स में, या तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हो जाएगी या वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक दफ़ा इसको इनिशियलाइज कर दोगे, इसके बाद दोबारा आप चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने ये इस चीज़ को देख के रखना है फाइनल वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट होता है और कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो जब आपने फाइनल वेरिएबल बनाया तो उसी टाइम पे आप इनिशियलाइज कर दो, अगर आप नहीं करते तो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर लाजमी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा दफ़ा इनिशियलाइज भी आप इसको नहीं कर सकते किसी और लोकेशन पे। तो ये फाइनल का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं स्टैटिक मेथड्स आपके पास क्या होती है। अच्छा अभी तक हमने ये ऐड का फंक्शन बनाया था, अगर आप लोग मुझे ये बताओ कि ये ऐड का जो फंक्शन है मुझे मेन क्लास में कॉल करना पड़े तो कैसे मैं करूँगा? मुझे लिखना पड़ेगा मैथ क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक होगी बात। और हम यहाँ पे करते हैं obj_m डॉट ऐड, ऐसे ही होगा ना, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और फिर आपने फंक्शन कॉल किया। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक कर देता हूँ तो हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये चीज़ कर दी, ठीक है, और इनको भी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ।
हम इनके वेरिएबल्स के नाम फिलहाल बदल देते हैं, n1 और n2 कर देते हैं। ठीक होगी बात। बेसिकली स्टैटिक समझाना है, स्टैटिक फंक्शंस के बारे में, जैसा कि हमने पहले देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक होगी बात ना। तो इसलिए फिलहाल मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। num1 और num2, ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल्स थे, आपने इसके अंदर प्लस वगैरह कर लिया, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन अगर बन गया तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब होगा क्या आपके पास, ये स्टैटिक फंक्शन बनाया है ना, अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। आपके पास क्लास का नाम क्या था, मैथ क्लास डॉट। अब देखो अगर मैंने डॉट लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, यहाँ पे ऐड का फंक्शन आ गया। आपने सिंपल ऐड लिखा और पैरामीटर्स पास किए और आपने आंसर्स वगैरह गेट कर लिए। तो मैथ क्लास डॉट ऐड, अगर आप स्टैटिक फंक्शन बना देते हैं तो इसमें हमें फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर आप स्टैटिक फंक्शंस बना देते हैं तो हम इसमें क्या फ़ायदा हो जाता है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास के नाम के साथ ही इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉन स्टैटिक फंक्शन को इस तरह कॉल नहीं कर सकते। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, कैन अ कंस्ट्रक्टर कॉल अदर कंस्ट्रक्टर यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, एक हम इसको अब देख लेते हैं। अच्छा, अब सपोज करो हमारे पास जो है ना कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कौन से वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मैथ क्लास का। ठीक है, एक और मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पब्लिक मैथ क्लास, और मैं यहाँ पे इंट ए बोल देता हूँ। ठीक होगी बात, दो कंस्ट्रक्टर्स हो गए। अब मुझे ये बताओ कि मैंने ये जो मैथ क्लास है का कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैं कॉल करना चाह रहा हूँ इसको, या इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉल हो जाए। क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैथ क्लास 10? नहीं लिख सकता, वो आपको एरर दे देगा, वो कहेगा कि आपके पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये आम फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल लिखूंगा दिस, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और मैं बता दूंगा कि इसमें कितने पैरामीटर्स थे, एक था किस टाइप का, इंट का, तो मैंने इंट पास कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैथ क्लास है, मतलब ये दिस का मतलब है कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, ये जो दिस और ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें एक इंटीजर टाइप आ सकता है। ठीक है ना, लाइक 10 मैंने लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर देगा। ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करते हैं, मतलब पैरामीटराइज्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहाँ पे भी इसको मिलेगा ये उसको बेसिकली कॉल कर देगा। ठीक होगी बात। तो ये कंसेप्ट आपके पास है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़े तो आप वो किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो दिस का कीवर्ड हमने दो जगहों पे देखा, एक दिस का कीवर्ड हमने कहाँ पे देखा, सेम वेरिएबल्स के नाम हो अगर और लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी हो क्लास लेवल पे तो आप तब वेरिएबल के साथ दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है, खासतौर पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें अगर आप लोगों ने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवाना है, मतलब जब ये कॉल हो तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉल हो जाए, तो आप उसमें दिस का फंक्शन कॉल करेंगे, दिस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स होंगे आप वो पास कर देंगे। तो ये कुछ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बातें हो गई। दिस का कीवर्ड देख लिया, फाइनल को देख लिया और स्टैटिक मेथड्स को देख लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे दिस कीवर्ड एंड दिस फंक्शन कीवर्ड में क्या फ़र्क है तो अब आप बता सकते हैं। दिस कीवर्ड में क्या है होता है वेरिएबल्स के लिए, दिस फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर के लिए। फाइनल वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, इनको बता दिया कि इनिशियलाइज करो या ना करो, क्या डिफरेंस आता है वो भी बता दिया। स्टैटिक मेथड्स का भी आपको पता चल गया, और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल होता है वो भी हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया। थैंक यू।